नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टेक सीख प्रो पे। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 180 तक, जो अपनी निम्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है। इसमें बेसिकली हम पर वीडियो 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड ऑप्शन को क्लियर करते हैं चारों, और उससे संबंधित क्या क्वेश्चन अदर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। बेसिकली अगर आप आईटीआई से हैं, टर्नर फिटर मशीनिस्ट से हैं, आईटीआई से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, चाहे जिस भी फील्ड का हो, चाहे एमपी आईटीआई टीओ हो या फिर लेटेस्ट में नरोरा है, एनपीसीआईएल रावत भाटा है, या इसरो के फॉर्म निकले हुए हैं, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए क्लासेस आपकी एकमात्र रामबाण क्लास है, जिसके बाद आपको कोई अदर क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ हम आपको रटाते नहीं हैं, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, कंसेप्ट को समझाते हैं कि आप किस प्रकार से उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपसे फीडबैक भी मांगते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस सीरीज में एक फ्रेंड का यहाँ पर सजेशन आया था कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं, तो इस क्वेश्चन से संबंधित जो निम्मी में उसका कंटेंट है उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। क्योंकि आजकल के जो पेपर हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन से ना करके निम्मी के बुक से आ रहे हैं, तो उनके सजेशन को हम ध्यान में रखते हुए कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड जो निम्मी का कंटेंट है उसको, थ्योरी को भी डिस्कस किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। लेट अस स्टार्ट टुडे वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रूवर? ग्रूवर का यूज क्या है? बेसिकली ये सीट मेटल के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी सेमेस्टर 1 का चल रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीट मेटल में ग्रूवर का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है सीम को रिलीज करने के लिए, सीम को कंप्रेस करने के लिए, सीम को क्लोज करने के लिए, या वहाँ पर स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, जो भी सीम ऑपरेशन के दौरान आता है। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है, जब हम दो सीट मेटल में दो सीटों को आपस में जोड़ रहे होते हैं, तो उनको जोड़ने के बाद जब वहाँ पर हम रिविट लगाते हैं, तो रिविट लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, वहाँ उसको क्लोज करना होता है प्रॉपरली, जिससे कि वहाँ पर लीकेज ना हो पाए। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं ग्रूवर का, बेसिकली हैंड ग्रूवर का। तो ग्रूवर का काम होता है टू क्लोज एंड लॉक द सीम, सीम को क्लोज करने के लिए और लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या डिटेल है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको सीम का फिगर दिखाया गया है कि सीम किस प्रकार से दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको दिखाई गई है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिखाई गई है सीट, और यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, ज्वाइंट को क्या कर रहे हैं, लीक प्रूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो एनी सीम इन सीट मेटल शुड बी लॉक्ड और क्लोज्ड प्रॉपरली। ठीक है, उसको प्रॉपरली क्या करना है, हमको क्लोज करना होता है इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए, अदरवाइज क्या होगा, जॉइंट हमारा फेलियर हो जाएगा। तो इसी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रूवर का प्रयोग किया जाता है। ग्रूवर क्या, बेसिकली एक प्रकार का हैंड टूल होता है, जिसका प्रयोग हम सीट मेटल में सीम्स को क्लोज करने के लिए और लॉक करने के लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं। सीम इन द सेंस आप समझ सकते हो, जो भी हम ज्वाइंट लगाते हैं सीट मेटल में, उन्हीं को हम सीम कहते हैं। क्योंकि सीट क्या होती है, एक स्टैंडर्ड शेप एंड साइज में पाई जाती है। अब अकॉर्डिंग टू हमें अपने यूज के अनुसार उसको जो लंबाई बढ़ाना होता है, जोड़ना होता है दो से या दो अधिक सीटों को, तो उसी को सीम कहते हैं। और सीम को बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, ये क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हैंड ग्रूवर है, यहाँ पर हैंड का प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर लगा करके इसको क्या किया जा रहा है, ज्वाइंट को प्रॉपरली क्लोज किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर लीकेज ना हो पाए। तो आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रिविट? रिविट बनाने के लिए बेसिकली किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है सीट मेटल में जो भी हम रिविट यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं, या जो नॉर्मल भी रिविट यूज किया जाता है अदर देन सीट मेटल, वो किसके बने होते हैं? रबर, सिंथेटिक, हार्ड एंड स्टील, या फिर माइल्ड स्टील। तो रबर के तो आपके बनते नहीं हैं, सिंथेटिक के भी नहीं बनते हैं। यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है हार्ड एंड स्टील में और माइल्ड स्टील में। तो चूंकि हार्ड एंड स्टील यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कौन सा स्टील, इसलिए इसके तरफ भी हम नहीं जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर माइल्ड स्टील, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा।
और ऐसे अगर रिवेट का मटेरियल देखा जाए तो रिवेट बेसिकली डक्टाइल मटेरियल से बनाए जाते हैं। किस प्रकार के मटेरियल से बनाए जाते हैं? डक्टाइल मटेरियल से बनाए जाते हैं, चूंकि इस पर क्या करनी होती है, जब इस पर हम हैमरिंग वगैरह करते हैं तो प्रॉपरली उसके शॉक को अब्जॉर्ब कर सके, ठीक, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, इसलिए डक्टाइल मटेरियल से बनाते हैं, जिसमें बेसिकली कार्बन परसेंटेज क्या होता है, लो होना चाहिए। लो कार्बन वाले से इससे क्या किया जाता है, बनाया जाता है लो कार्बन परसेंटेज से। जैसे यहाँ पर दिया गया है माइल्ड स्टील से बना सकते हैं, ब्रास से बना सकते हैं, कॉपर से बना सकते हैं, येलो ब्रास हो गया, एल्युमिनियम से बना सकते हैं, या इसके एलॉयज से बना सकते हैं। बट जो मैक्सिमम केसेस में प्रयोग किए जाते हैं वो किसके प्रयोग किए जाते हैं? माइल्ड स्टील के रिवेट यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, या कुछ जगह पर एल्युमिनियम की भी यूज यहाँ पर किए जाते हैं। अदर ये ब्रास, कॉपर, येलो ब्रास, ये सब क्या है, स्पेशल पर्पज, स्पेशल केस में उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक रिवेट का फिगर दिया गया है और पूछा गया है एक्स से मार्क पार्ट का क्या नाम है। तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि रिवेट में कौन कौन सा पार्ट होता है। तो सबसे पहले ये ऊपर आपका क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं हेड, इसको क्या बोलते हैं, हेड हो गया। सबसे नीचे ये क्या हो गई, आपकी टेल हो गई, ठीक है, ऊपर हेड हो गया, नीचे क्या हो गई, टेल होगी। और ये आपका क्या हो गया, जो एक्स से मार्क किया गया है इतना वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको बॉडी के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है, रिवेट की बॉडी होती है, ठीक। तो कौन कौन सा पार्ट हो गया, हेड हो गया, फिर यहाँ नीचे टेल हो गया और यहाँ बॉडी हो गई। तो यही बेसिकली 3 पार्ट होते हैं रिवेट में। अब अकॉर्डिंग टू हेड के अनुसार ये डिफरेंट प्रकार के आपके हो सकते हैं, जिसको हम अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विथ मोल्टन सोल्डर? पिघले हुए सोल्डर के द्वारा अगर किसी हम धातु के क्षेत्र को कवर करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बेसिकली जब यहाँ पर हम ज्वाइंट वगैरह कर रहे होते हैं तो उसको क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन वगैरह से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमारा सीट है उसको क्या करते हैं, पहले एक मोल्टन मेटल होता है जिसके क्या करते हैं, घोल से इसको ढक देते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पिकलिंग है, स्वैगिंग है, सीमिंग है, या फिर टिनिंग है? तो इसे बेसिकली कहा जाता है टिनिंग कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर टिन की घोल से या टिन से इसको क्या किया जाता है, इसके पूरे सरफेस को कवर किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टिनिंग कहते हैं। बाकी यहाँ पर ऑप्शन पिकलिंग, स्वैगिंग, सीमिंग का मतलब क्या होता है उसको भी 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं सारे ऑप्शन को कि किसका क्या मतलब है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर पिकलिंग का मतलब क्या होता है, तो पिकलिंग इज ए प्रोसेस यूज्ड टू क्लीन मेटल सरफेस। पिकलिंग क्या होती है, एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसका प्रयोग किसी भी मेटल की सरफेस को क्लीन करने के लिए किया जाता है। कोई भी ऑपरेशन करने से पहले वहाँ पर उसको बेसिकली क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अब क्या क्लीन करते हैं, तो उसमें रस्ट लगा हो सकता है, जंग हो सकता है, कोई परत जमी हो या ऑक्साइड की लेयर जमी हो काफ़ी दिनों से रखे रहने पर, तो इसको क्लीन किया जाता है, उसी को हम पिकलिंग कहते हैं। अब किस प्रकार से इसको क्लीन करते हैं, तो इसको क्लीन करने के लिए इसे हम क्या करते हैं, एसिड का यहाँ पर क्षार का सॉल्यूशन होता है, ठीक, एसिड का सॉल्यूशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इसको इमर्स करते हैं, इसमें डुबाते हैं यहाँ पर अम्ल के घोल में, ठीक है। एसिड मतलब अम्ल, सॉरी क्षार बोल दिए थे गलती से, एसिड का मतलब अम्ल। तो अम्लीय घोल में क्या करते हैं, इसको शीट को डुबाया जाता है, जिससे कि वहाँ पर जो रस्ट, स्केल, ऑक्साइड लेयर लगी है इसको क्लीन किया जा सके, ठीक, और इसे फर्दर प्रोसेस के लिए प्रिपेयर किया जा सके। जैसे उस पर मान लो आपको पेंटिंग करनी है या किसी मेटल की कोटिंग करनी है, तो सबसे पहले उसको आपको क्लीन करना होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को पिकलिंग ऑफ मेटल के नाम से जाना जाता है। तो पिकलिंग का मतलब हो गया क्लीन करना। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया था स्वैगिंग। स्वैगिंग का मतलब क्या है, स्वैगिंग इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। स्वैगिंग क्या होती है, एक मेटल की फॉर्मिंग प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मेटल को रिक्वायर्ड शेप और साइज में क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब वो किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो हमारा हो सकता है कि हम हैमरिंग के द्वारा उसको चेंज करें, या कोई आपका मैकेनिकल मेथड के द्वारा उसको कंप्रेस करके या एलोंगेट करके वहाँ पर उसको चेंज किया जाए, ठीक। दिस प्रोसेस इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट टेपर्ड और रिड्यूस इंड ऑन पाइप और रॉड्स और वायर्स। मान लो कोई आपके पास एक दिया गया है मोटा सा ब्लॉक, उसको पीट के आपको क्या करना है, वायर के फॉर्म में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, स्वैगिंग हो जाएगा।
तो स्वेगिंग का मतलब नथिंग बट उसको क्या करना, एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें हम रिक्वायर्ड शेप एज साइज में उसको क्या करते हैं, हैमरिंग के द्वारा या कंप्रेसिंग के द्वारा उसको हम परिवर्तित करते हैं। कंप्रेस का मतलब हो गया वहां पर हम उसकी लंबाई को घटा रहे होंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा रहे होंगे। हैमरिंग में हम बेसिकली क्या करेंगे, तो दोनों हो सकता है, इसमें आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया को घटा के लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है सीमिंग। सीमिंग का मतलब क्या हो गया, तो सीमिंग इज अ प्रोसेस यूज टू ज्वाइन द मेटल एजेस। जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको कि रिक्वायर्ड साइज में सीट को, जो भी सीट होती है उसको रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है, चूंकि ये एक स्टैंडर्ड लंबाई में पाई जाती हैं। ठीक, तो वहां पर जब हम एजों को जोड़ते हैं किसके द्वारा, फोल्डिंग के द्वारा या प्रेस करके, तो उसी को क्या कहते हैं, सीमिंग कहते हैं। तो सीमिंग ये प्रोसेस यूज टू ज्वाइन द मेटल एजेस टुगेदर बाय फोल्डिंग और प्रेसिंग। फोल्ड के द्वारा, प्रेस के द्वारा एजों को आपस में जोड़ना ही सीमिंग कहलाता है। दिस इज कॉमनली सीन इन द मेकिंग ऑफ कंटेनर्स लाइक कैन। जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जब हमें कैन बनाना हो, ठीक है, जैसे कंटेनर बनाना हो, तो इस सब प्रोसेस के लिए वहां पर एज को फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर बढ़िया लीक प्रूफ टाइट जॉइंट बनाया जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, सीमिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया था टिनिंग के बारे में, तो टिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए मेटल यूजुअली स्टील और कॉपर विथ ए थिन लेयर ऑफ टिन। तो टिन का मतलब क्या है, टिनिंग बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल की कोटिंग करते हैं। किस मेटल की कोटिंग, जैसे हो गया स्टील की कोटिंग करनी है, कॉपर की कोटिंग करनी है, किसके साथ, विथ ए थिन लेयर ऑफ टिन, टिन की पतली लेयर के साथ। दिस टिन लेयर हेल्प टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम कोरोजन एंड इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस। बेसिकली जो हम टिन की लेयर पहले वहां पर पतली सी लगाते हैं, उसका काम क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन से बचाती है, कोरोजन से बचाती है और देखने में काफी अच्छा चमकदार दिखता है। टिनिंग इज ऑफन यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ फूड कैन एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, जो भी फूड के कंटेनर बनाए जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट बनाए जाते हैं, तो वहां पर टिनिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं चारों आपको क्लियर हो गया होगा, पिकलिंग क्या है, ठीक है, स्वेगिंग क्या है, सीमिंग क्या है, टिनिंग क्या है, आपको डिटेल में हमने करवा दिया, क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिवेट इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। किस रिवेट का प्रयोग भारी संरचनात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। तो ऐसी कौन सी रिवेट है जिसका प्रयोग काफी हैवी स्ट्रक्चरल, भारी संरचनात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। तो बहुत ही आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में लगभग ये पूछा ही जाता है। अगर रिवेट से क्वेश्चन आ रहा है तो पहला क्वेश्चन इसकी प्रायोरिटी होती है। तो ये होता है आपका पैन हेड रिवेट, जिसे हम प्रयोग करते हैं हैवी कंस्ट्रक्शनल वर्क में। स्नैप हेड रिवेट नॉर्मल यूज के लिए। चलिए यहाँ पर चारों रिवेट को देख लेते हैं, उसका फिगर जरूरी होता है देखना आपको। कई बार एग्जाम में आपको फिगर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर कौन सा रिवेट है, तो आपको उसका फिगर भी क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ में उसका यूज भी क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर स्नैप हेड रिवेट, जैसा कि आपसे पूछा गया था, ठीक है, तो इट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर्म एंड इट गिव्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका स्नैप हेड रिवेट होता है, जिसे आप फिगर 1 में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका स्नैप हेड रिवेट दिखाया गया है। तो ये स्नैप हेड रिवेट कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो नॉर्मल कार्य में, ठीक है, साधारण कार्यों के लिए आपका डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा स्नैप हेड रिवेट ही प्रयोग किया जाता है, जो कि काफी आपका स्ट्रॉन्ग जॉइंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा, पैन हेड रिवेट पूछा गया था। पैन हेड रिवेट आप फिगर नंबर 2 में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पैन हेड रिवेट दिखाया गया है। ठीक है, पैन हेड रिवेट यहाँ ऊपर हल्का सा देख सकते हैं क्या है, कुछ इस प्रकार से एंगल में बना होता है, तो आप इसको भी देख करके याद रख सकते हैं। एग्जाम में आपके फिगर पूछा जाता है कि पैन हेड रिवेट कौन सा है, तो ये आपका पैन हेड रिवेट यहाँ पर दिखाया गया। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली हैवी स्ट्रक्चर वर्क में, जहाँ काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी अधिक होती है इस रिवेट की, इसीलिए इसका वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ गया कोनिकल हेड रिवेट। कोनिकल हेड रिवेट आपको इस फिगर में दिखाया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। जो इसके हेड का आकार वो कैसा है, कोन के आकार का है। बेसिकली हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो रिवेट है उसको स्पेसिफाई उसके एक मेन फैक्टर शेप ऑफ हेड के अनुसार करते हैं। ठीक, पहला वाला में यहाँ आपको दिखाया गया स्नैप के आकार का, यहाँ पर पैन के आकार का, यहाँ पर हो गया कोनिकल हो गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा काउंटर सिंक। तो जिस प्रकार से उसका हेड है वही उसका नाम हो जाता है।
कोनिकल हेड रिवेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जनरली यूज इन लाइट असेंबली, हल्के कार्यों के लिए, जहां पर काफी लाइट लोड हो, काफी हल्का कार्य हो, तो वहां पर एक कोनिकल हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। वह रिवेटिंग इज डन बाई हैंड हैमरिंग, जहां पर रिवेटिंग किसके द्वारा करनी होती है? हैंड हैमरिंग के द्वारा की जाती है, वहां पर कोनिकल हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। ये जो यहाँ पर डिफिनेशन दी गई है आपको, जो हम पढ़ रहे हैं, ये बुक में एज इट इज डिफिनेशन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे ऊपर हो गया, इट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर्म एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट, दैट इज स्नैप हेड। इट इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क, पैन हेड। It is used in light assembly, conical head, and it is used where projection of the rivet head is to be avoided। ऐसे जगह पर जहां पर जो रिवेट का हेड है, ठीक है, जो इतना वाला पोर्शन है, इसको हमें क्या करना है? अवॉइड करना है, ये हमारे सरफेस के ऊपर ना जाए, सरफेस के नीचे ही रहे। तो वहां पर ऐसे केसेस में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोनिकल हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है, जहां पर हमको प्रोजेक्शन से बचना होता है ऐसे केस में। तो आशा करते हैं चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे, चारों रिवेट के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था हैवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए, उसका उत्तर हो जाएगा पैन हेड रिवेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? पैन हेड रिवेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट? यहाँ पर पूछा गया है, जब हम रिवेट के द्वारा बेसिकली वहाँ पर रिवेटिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर स्नैप हेड रिवेट के हेड को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, हेड को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि हेड डैमेज ना हो, इसके लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बेसिकली रिवेट के हेड को सपोर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिवेट स्नैप के द्वारा क्या करते हैं? रिवेट के हेड को सपोर्ट देते हैं। रिवेट सेट के द्वारा क्या किया जाता है? तो जब हम दो सीटों को जोड़ रहे होते हैं आपस में, तो सीटों को क्लोज में लाने के लिए, आपस में उसको दूरी को कम करने के लिए, दूसरे के आपस में क्लोज लाने के लिए रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, जो भी सीट मेटल में होल किए गए हैं, तो उस होल को बेसिकली अलाइन करने के लिए। और डॉली का प्रयोग भी सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। डिटेल में देख लेते हैं इस एक एक ऑप्शन को कि किसका क्या यूज है यहाँ पर बेसिकली। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? रिवेट सेट के बारे में। तो रिवेट सेट क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग द सीट मेटल क्लोजली। रिवेट सेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सीट मेटल को क्लोजली आपस में नजदीक लाने के लिए रिवेट सेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो ये ऊपर वाला इतना पार्ट दिखाया गया है, क्या है? रिवेट सेट है। यहाँ पर दो आपकी दिखाई गई हैं, सीटें दिखाई गई हैं, जिनको एक रिवेट के द्वारा जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको ये डॉली दिखाया गया है, डॉली के द्वारा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं सीट को, और रिवेट सेट के द्वारा इन दोनों सीटों को आपस में क्या कर रहे हैं? हम क्लोज ला रहे हैं, जिससे उनके बीच जो गैप है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो रिवेट सेट का प्रयोग किया जाता है सीटों को आपस में क्लोज लाने के लिए। आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन द होल, चूंकि यहाँ पर दो होल है, ये हो गया पहली सीट, हो गई दूसरी सीट, इसमें होल है, होल में हमने रिवेट डाल दिया। और रिवेट डालने के बाद यहाँ पर नीचे हमने क्या किया? हेड को यहाँ पर डॉली पर सपोर्ट कर दिया, और फिर ऊपर हम रिवेट सेट से प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों सीटें आपस में क्या हो रही? क्लोज आ रही हैं। दिस इज रिक्वायर्ड व्हाइल रिवेटिंग थिन प्लेट्स और सीट विथ वेरी स्मॉल रिवेट। जब भी हम पतली सीटों को, ठीक है, जो आपकी थिन पतली सीटें होती हैं, उसको छोटे रिवेट के द्वारा जोड़ लगा रहे होते हैं, तो इस समय रिवेट सेट के द्वारा यहाँ पर सीटों को आपस में क्लोज लाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर डॉली के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ चाहे पहले केस में देखें, चाहे यहाँ पर आप दूसरे केस में देखें, दोनों केस में यहाँ पर नीचे हेड को किसके द्वारा यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है? तो डॉली के द्वारा यहाँ पर सपोर्ट दे जा रहा है डैमेज से बचाने के लिए। तो डॉली का काम क्या होता है? इट इज यूज टू सपोर्ट द हेड ऑफ द रिवेट। जब भी हम रिवेटिंग कर रहे होते हैं, ठीक, तो उस समय रिवेट के हेड को सपोर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई चीज ऑलरेडी फॉर्म, जो पहले से हेड बन गया है, उसको डैमेज से बचाने के लिए, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉली का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो जो यहाँ पर हेड पहले से बन गया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डॉली का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया रिवेट स्नैप। रिवेट स्नैप क्या है? इट इज यूज टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ द रिवेट ड्यूरिंग रिवेटिंग। तो रिवेटिंग करते समय रिवेट के हेड का
फाइनल शेप, लास्ट आकृति बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, रिवेट है, और रिवेट के हेड को देखो यहाँ पर ये फाइनल आकार क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसमें रिवेट स्नैप को हम क्या कर रहे हैं, हैमरिंग के द्वारा हम यहाँ पर हैमरिंग कर रहे हैं इस पर, जिससे कि यहाँ पर जो दो शीट मेटल में रिवेट के द्वारा जोड़ी जा रही हैं, तो रिवेट की हेड को यहाँ पर अंतिम आकार दिया जा सके। तो आशा करते हैं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। रिवेट स्नैप आर अवेलेबल टू मैच द डिफरेंट शेप ऑफ रिवेट हेड। अब जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, स्नैप हेड, पैन हेड, कोनिकल हेड, काउंटर संक हेड, जिस प्रकार का आपका रिवेट का हेड बनाना है उसी शेप में यहाँ पर रिवेट स्नैप उपलब्ध होता है, डिफरेंट शेप में। तो उसी के अनुसार यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर स्नैप हेड रिवेट बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नैप हेड रिवेट है, ठीक है, इसलिए रिवेट स्नैप का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ लास्ट वाले फिगर में देख सकते हैं, ये ऊपर की सीट हो गई, ये नीचे की सीट हो गई, ऊपर में भी होल है, नीचे में भी होल है। इन दोनों होलों को क्या करना है, आपस में अलाइन करना है। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, ड्रिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं। दोनों होलों को आपस में लाइन में लाने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि पिछला वाला क्वेश्चन आपको टोटल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट शोन। यहाँ पर आपको दो शीट मेटल की प्लेटें हैं जिसको एक रिवेट के द्वारा जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये हो गई आपकी ऊपर वाली प्लेट, ये हो गई नीचे की प्लेट, ये इसमें होल किया हुआ है, ठीक है। अब इस होल में हम क्या कर रहे हैं, एक रिवेट के द्वारा दोनों सीटों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक देख पा रहे होंगे जो नीचे का हेड है और ऊपर का हेड है, दोनों एक लाइन में नहीं है। ऊपर वाला हेड देखो तो कहीं यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ये अंदर की तरफ भागा हुआ दिख रहा है। तो ये क्या है, एक प्रकार का डिफेक्ट है। तो वही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह कौन सा डिफेक्ट है, क्या डिफेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन है इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट, बर बिटवीन प्लेट, या रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विद द सैंक, या बॉडी ऑफ द रिवेट नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेट। तो आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा कि यहाँ पर जो रिवेट का हेड है, ठीक है, ये नॉट सेंटर्ड विद द सैंक, क्योंकि आपका क्या है मिडिल वाला पोर्शन आपका सैंक हो गया। तो सैंक के साथ क्या है, सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा क्या है ऑफसेट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विद द सैंक। जो रिवेट का सिरा है वो सैंक के केंद्र में नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अपने अपकमिंग स्लाइड में कि यहाँ पर क्या क्या बेसिकली रिवेट के डिफेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कुल मिला के 8 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कोई एक ना एक डिफेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हो गया यहाँ पर रीजन फॉर फॉल्टी रिवेटिंग। गलत रिवेटिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहला, द होल ऑन द प्लेट आर नॉट इन द लाइन। जैसा कि यहाँ आप फिगर में देख पा रहे होंगे, एक होल का इधर जा रहा है लाइन, एक होल का लाइन इधर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों होल हैं ये आपस में एक लाइन में नहीं है। आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, एक होल का इधर लाइन जा रहा है, एक होल का लाइन इधर जा रहा है, ठीक है। इसको होना किस प्रकार से चाहिए था, तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस फिगर में दोनों क्या एक सेंटर लाइन में इस प्रकार से होना था, बट नहीं है, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, द होल ऑन द प्लेट और नॉट इन द लाइन। दोनों होल आपके इस जो सीट का यहाँ पर होल है और इस सीट का होल है, दोनों होल आपस में सेंटर में नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, द सैंक और द बॉडी ऑफ द रिवेट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेट बिफोर रिवेटिंग। यहाँ पर कह रहा है जो रिवेट है उसकी सैंक या उसकी बॉडी, ठीक है, जो रिवेट की सैंक है या बॉडी है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर में नहीं है बिफोर रिवेटिंग। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, मान लो ये सीट है तो जो हमारी रिवेट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री पर होनी चाहिए। कितने एंगल पे होनी चाहिए, 90 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सीट के सरफेस से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो इसका हेड कुछ इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार से जा रहा है। होना कैसे चाहिए था, होना इसको इस प्रकार से चाहिए था,
तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो यही यहाँ पर बोला गया है। सीट 1 देखो, सीट 2 देखो, यहाँ पर इसको अगर आप रिवेट के हेड को देखो तो कुछ इस प्रकार से जा रहा है, ये सेंटर में नहीं जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसे क्या बोला जाएगा कि रिवेट का जो हेड है वो बॉडी के साथ यहाँ पर संपर्क में, सॉरी सेंटर में नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, टू मच और टू लिटिल अलाउंस हैज बीन गिवन। तो सबसे पहले देखते हैं टू मच अलाउंस। जब आप क्या देते हैं, अलाउंस थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं तो कुछ यहाँ इस प्रकार से जो आपका हेड वाला एरिया यहाँ पर मेटल थोड़ा सा क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। चूंकि अलाउंस ज़्यादा है, मेटल अधिक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फोल्डिंग वहाँ पर आ जाती है। और मान लो अगर आप अलाउंस कम देते हो तो हेड आपका क्या होता है, सही से आकार में नहीं बनता है, एक छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है, दब जाता है, तो प्रॉपर यहाँ पर अलाउंस नहीं है, तो कुछ इस प्रकार से घटना होती है। ज़्यादा अलाउंस है तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से फोल्डिंग एज आ जाती है। नेक्स्ट, रिवेट हेड इज नॉट सेंटर्ड विद द शैंक ऑफ द बॉडी ऑफ द रिवेट। जो रिवेट का हेड है इस सेंटर में नहीं है, किसके साथ, बॉडी ऑफ द रिवेट हेड। यहाँ का जो सेंटर है और यहाँ का जो सेंटर है दोनों आपस में सेंटर में नहीं है, जो कि हमारे क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया था। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था देख लेते हैं। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो रिवेट का हेड है वो सेंटर में शैंक के साथ नहीं है, ठीक, तो यही आपका क्वेश्चन था। तो ये वाला यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि क्या है, आपस में सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा क्या है, ऑफसेट है इस साइड में। नेक्स्ट देख लिया जाए, इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट। प्लेट की प्रॉपर ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं की गई है अगर, तो प्लेट आर नॉट ब्रॉट क्लोजली टूगेदर यूजिंग रिवेट्स। जैसा कि हमने बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब भी दो सीटों को आपस में जोड़ना होता है रिवेट के द्वारा, तो रिवेट डालने के बाद यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, रिवेट सेट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि दोनों सीटों को आपस में क्लोज में लाया जा सके, उनके बीच गैप ना रहे। तो अगर हम रिवेट सेट का प्रयोग नहीं करते हैं आपस में क्लोज लाने के लिए, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ इसकी बकलिंग टाइप हो जाती है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गैप आ जाता है, जो कि क्या है, एक रिवेटिंग का दोष है। नेक्स्ट बात किया जाए, बर्स बिटवीन प्लेट एंड इन ड्रिल्ड होल। अगर मान लो जो यहाँ पर हम दो सीट जोड़ रहे हैं, इनके बीच में क्या हो जाए, कुछ बर आ जाए, ठीक है, या ड्रिल का जो होल है यहाँ पर कुछ आ जाए, बर आ जाए, तो क्या होगा, तो कुछ यहाँ इस प्रकार से आपका गैप रह जाएगा, प्रॉपर यहाँ पर सीट ज्वाइनिंग नहीं हो पाएंगी, ठीक। तो ये बेसिकली आपका था, पहला वाला क्या था, बर बिटवीन प्लेट, ये है दोनों प्लेटों के बीच में बर है तो कुछ इस प्रकार से होगा। और दूसरा है बर इन ड्रिल्ड होल, अगर ड्रिल किए गए होल में बर है तो क्या होगा, ये दोनों सीटों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गैप कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आशा करते हैं जितने भी यहाँ पे आपको रिवेटिंग के जो भी फॉल्ट दिए गए हैं तो उसको फिगर के साथ आपको याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इससे एक ना एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हिच टूल इज यूज्ड इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्किल और आर्क विथ ए लार्ज डायमीटर। तो वो कौन सा टूल है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, शीट मेटल में काफ़ी बड़े व्यास का, काफ़ी बड़े डायमीटर का यहाँ पर हम क्या करते हैं, वृत्त खींचते हैं या सर्कल खींचते हैं या चाप बनाते हैं। तो अगर बेसिकली मान लिया जाए 150 mm से बिलो है तो यहाँ पर हम डिवाइडर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, कंपास का प्रयोग कर लेते हैं, बेसिकली नॉर्मल कंपास का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब ये 150 से ज़्यादा हो जाता है, 200 से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि शीट मेटल में काफ़ी बड़ा बड़ा सर्किल करना होता है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर ये बीम कंपास का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बीम, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बिंग कंपास दिया गया है, हम बिंग कंपास नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बीम, BEAM, बीम कंपास। बीम कंपास क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके जो दोनों हो गए, आपके कह लीजिए आपके जो दोनों आपके कंपास हो गए, ठीक है, बेसिकली किस पर, यहाँ पर आपकी एक लंबी सी बीम दिखाई गई है, तो इस बीम पर आपके दोनों कंपास को क्या किया गया है, माउंट किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बीम कंपास के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों कंपास को हम बीम पर क्या करते हैं, क्लैंप करते हैं, एक को यहाँ पर फिक्स कर देंगे और दूसरे को कुछ इस बड़े से सर्किल में हम घुमाएंगे। तो लगभग 1800 mm तक यहाँ पर इसके द्वारा सर्किल या चाप को खींचा जा सकता है, तो बीम कंपास कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है, ट्रेमल है, ठीक। तो दोनों जो भी ऑप्शन में दिया गया हो, ट्रेमल या बीम कंपास, आप उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई बर फॉर्म ऑन द अंडर साइज ऑफ द शीट मेटल व्हाइल शेयरिंग।
जब हम क्या करते हैं, शीट मेटल की शेयरिंग कर रहे होते हैं। शेयरिंग का मतलब नथिंग बट उसको हम कट कर रहे होते हैं यहाँ पर हैंड शेयर के द्वारा। बेसिकली जब हम शीट को कट करते हैं तो दो मेथड होता है, या तो स्निप के द्वारा या तो शेयर के द्वारा। जो स्निप होती है, कैंची होती है, उसके द्वारा लगभग 1.2 mm तक की शीटों को हम कट कर सकते हैं। उसके ऊपर की जो शीटें होती हैं उसको हम क्या करते हैं, शेयर के द्वारा कट करते हैं, लीवर शेयर के द्वारा, हैंड ऑपरेटेड। तो वही पूछा गया वहां पर, अगर उसके नीचे मान लीजिए वाई बर्व फॉर्म, वहां पर बर्व क्यों फॉर्म हो जाता है सीटों को कट करते समय, शेयरिंग करते समय। ऑप्शन दिया गया है नो क्लियरेंस, हार्डेंड मेटल, इंक्रीज इन फोर्स, एक्सेसिव क्लियरेंस, या क्लियरेंस क्या है, ज़्यादा है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, एक्सेसिव क्लियरेंस। जब क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उस समय जब हम कटिंग कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं सीटों की, तो यहाँ पर दो सीटों के बीच में बर फॉर्म हो जाता है। जैसे देख पा रहे हैं, एक सीट ये हो गई, एक तब ये सीट हो गई कटने के बाद, बेसिकली एक ये सीट एक ये सीट। तो यहाँ पर जब इसको हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर हमारा क्लियरेंस क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मच क्लियरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर परफॉर्म होंगे रैक एंगल के साथ। ठीक, तो आशा करते हैं आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। कई बार आपके एग्जाम में फिगर भी दे दिया जाता है, तो उसको भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स से एक पार्ट को मार्क किया गया है और पूछा गया है कि यहाँ पर ये कौन सा पार्ट दिखाया गया है। तो बेसिकली क्या है, ये आपकी शेयरिंग मशीन है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। शेयर जिसका प्रयोग हम हैंड ऑपरेटेड हैंड लीवर के द्वारा इसका प्रयोग सीटों को कट करने के लिए किया जाता है। तो आपकी क्या है, एक प्रकार की शेयरिंग मशीन है। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, शेयरिंग मशीन है सीटों को कट करने के लिए। तो यहाँ पर एक्स से मार्क किया गया है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो बेसिकली ये आपका लीवर हो गया, हैंडल हो गया, ये हो गई आपकी ऊपर वाली ब्लेड, ये हो गई आपकी नीचे वाली ब्लेड, ये कोई शीट जिसके द्वारा कट कर रहे हैं। और जो ये एरिया पर्टिकुलर दिखाया गया है इसको हम क्लैंप बोलते हैं, क्योंकि यहीं से आपका क्या है, ये दोनों अपर और लोअर ब्लेड क्या होती हैं, क्लैंप की हुई होती हैं। तो इसका नाम क्या है, ये है आपका क्लैंप। अब इसको भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि बेसिकली क्या क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे, ये क्या हो गया, आपका लीवर हो गया, हैंडल हो गया, ये पूरी क्या हो गई, आपकी बॉडी हो गई। यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्लैंपिंग डिवाइस, क्लैंप कहते हैं। ये हो गया आपका अपर ब्लेड, ये हो गया लोअर ब्लेड, और ये हो गया सीट जिसकी हम कटिंग कर रहे हैं। अब हैंड लीवर शेयर इज एन हैंड ऑपरेटेड मशीन यूज टू कट शीट मेटल अप टू थिकनेस ऑफ 3 mm। अब जो ये हैंड शेयर होते हैं या हैंड लीवर शेयर होते हैं, इसका प्रयोग कितने mm तक की सीटों को काटने के लिए करते हैं, तो 3 mm की सीटों को काटने के लिए। अगर यहाँ पर mm में नहीं दिया गया है, SWG में बात की जाए तो SWG की वैल्यू हो जाएगी 10 SWG। SWG का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए। सीट है तो सीट की मोटाई किसके द्वारा चेक की जाती है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा उसकी मोटाई चेक की जाती है। अगर कोई वायर है तो उसकी थिकनेस को इसके द्वारा चेक करते हैं। इसमें नॉर्मली आपका 0 से 36 या 0 से 40 तक स्लॉट्स बने होते हैं, जिसमें 0 का जो मतलब होता है सबसे बड़ा साइज होता है, 40 का मतलब सबसे छोटा साइज होता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे शीट की जो मोटाई है, ठीक है, तार की जो थिकनेस हो क्या होती है, घटती जाती है, उसका तार का डायमीटर घटता जाता है। तो इसका प्रयोग कितने mm तक के लिए, 3 mm तक की सीटों की कटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। When the machine is mounted on the bench, it is called ये हैंड लीवर बेंच शेयर। जब इसे हम बेंच पे माउंट करते हैं तो इसे हैंड लीवर बेंच शेयर के नाम से जानते हैं। इट में आल्सो भी माउंटेड ऑन द फ्लोर, इसे फ्लोर पे भी माउंट किया जा सकता है, ठीक है, या एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे भी माउंट किया जा सकता है। इट इज यूज्ड फॉर कटिंग along स्ट्रेट लाइन एंड कन्वेक्स कटिंग ऑफ शीट मेटल। अगर आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन में कटिंग करनी है या कन्वेक्स में कटिंग करनी है, तो बेसिकली इस शेयर के प्रयोग के द्वारा यहाँ पर आप सीटों को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूवर इन सीट मेटल। तो जैसे कि हमने अपने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था आज के, कि ग्रूवर का उपयोग क्या होता है। तो ग्रूवर का बेसिकली उपयोग किया जाता है जो भी आपके सीट मेटल के सीम है, जॉइंट हैं, उसको क्लोज करने के लिए, प्रॉपरली लॉक करने के लिए। तो क्लोजिंग ऑफ सीम यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिवेट आर यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क। हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है, तो इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि किस रिवेट का प्रयोग करते हैं हल्की असेंबली में। तो यहाँ पर आपका जो कोनिकल हेड रिवेट होता है, ठीक है, कौन सा, कोनिकल हेड रिवेट हो गया। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हल्की असेंबली के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
काउंटर सिंक हेड का रिवेट जहां पर हमें प्रोजेक्शन से बचाना है। स्नैप हेड रिवेट आपका कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्नैप हेड रिवेट नॉर्मल आपका साधारण कार्यों के लिए, और पैन हेड रिवेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपका जो पैन हेड रिवेट हो गया, ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टूल यूज टू फॉर्म द अदर एंड ऑफ रिवेट हेड। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है कि रिवेट के हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डॉली का या ड्रिफ्ट का, रिवेट सेट का, रिवेट स्नैप का। याद हो आपको तो हमने इसको भी काफ़ी अच्छे से अभी क्लियर किया है, पूरे फिगर के साथ क्लियर किया है कि किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले डॉली का यूज पूछा जाए तो डॉली का यूज क्या होता है, हेड को सपोर्ट देने के लिए दूसरे साइड से कि ऑलरेडी जो हेड बन गया हो उस पर कोई डैमेज ना हो। ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है जो भी आपके जो होल्स हैं उसको अलाइन करने के लिए। रिवेट सेट का क्या यूज होता है, तो रिवेट सेट का यूज होता है बेसिकली यहाँ पर उसको रिवेट सेट दो जोड़ी जाने वाली सीटें हैं, ठीक है, तो इन जोड़ी जाने वाली सीटों को होल के बाद जब उसमें हम रिवेट डाल देते हैं तो इसको आपस में क्लोज में लाने के लिए रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। और रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर रिवेट के हेड को अंतिम आकार देने के लिए या रिवेट के हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए यहाँ पर रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। फाइनल हेड का जो शेप होता है वह रिवेट स्नैप के द्वारा ही यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉच इन द सीट मेटल। यहाँ पर आपको एक आयताकार बॉक्स दिखाया गया है, ठीक है, आप इसे मिठाई के डिब्बे से रिलेट कर सकते हो, ठीक, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर डिब्बे का शेप है। अब इसको बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना होता है, आपको कट करना होता है, ठीक है, यहाँ पर साइडों को जब हम सीट को जोड़े तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है इसको हमें क्या करना है, कट करना है। तो जो कट करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, नॉच कहते हैं। तो नॉच का मतलब होता है सीटों को कट करना, सीम का मतलब हो गया सीटों को ज्वाइन करना। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो नॉच का मतलब हो गया कट करना। तो कुछ इस प्रकार से जो बॉक्स होता है इसको बनाने के लिए किस प्रकार का नोच काटा जाता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो बी नॉच हो गया, स्लैंट नॉच हो गया, स्क्वायर नॉच हो गया या फिर स्ट्रेट नॉच हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब भी आपको कोई आयताकार बॉक्स बनाना होता है, कंटेनर बनाना होता है, तो यहाँ पर कौन सा नॉच काटते हैं, स्क्वायर नॉच यहाँ पर कटिंग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो अदर नॉच दिए गए हैं उसके बारे में बात किया जाए, जैसे यहाँ पर बी नॉच दिया गया है कि बी नॉच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली बी नॉच में क्या करते हैं, दोनों किनारों को हम 45 डिग्री पे काटते हैं। तो जब भी हमें क्या है कोई सीट को राइट एंगल पर 90 डिग्री पर मोड़ना होता है तो वहां पर मान लो कुछ इस प्रकार से आपको सीटों को मोड़ना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की आकृति बनानी है आपको, तो वहां पर किस नॉच का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर हम बी नॉच का प्रयोग करते हैं। 45 डिग्री एंगल पर उसको कट किया जाता है। अगर यहाँ पर स्लैंट नॉच पूछा जाए जिसे हम तिरछा नॉच कहते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली ये भी 45 डिग्री पर काटे जाते हैं और ये भी क्या करते हैं 90 डिग्री पर बेंडिंग के लिए इसका भी नॉर्मली प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात किया जाए स्ट्रेट नॉच, तो स्ट्रेट नॉच सीधी रेखा में काटे जाते हैं, इसी को हम स्लिट नॉच भी कहते हैं। तो सीटों को मोड़ने से पहले बेसिकली हमें स्लैंट नॉच की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर एक और नॉच जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं वायर नॉच। क्या कहते हैं, वायर नॉच, WIRE, वायर नॉच के नाम से जाना जाता है। तो जब भी आपको किसी भी सीट मेटल के जॉब में ऊपर वायर डालना होता है तो 30 डिग्री के एंगल पर ये नोच काटी जाती है। जैसे आपने बाल्टी वगैरह देखा होगा तो जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है वो मोटा होता है, उसमें क्या होती है एक हल्की सी वायर पड़ी होती है, तो वही क्या होता है वहां पर वायर नॉच का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर बेसिकली पूछा जाता है जो तार की जो मतलब नॉच की जो दूरी होती है वो तार के व्यास से कितनी गुना होनी चाहिए, तो जो भी आपकी दूरी होती है वो व्यास से पाई गुना होनी चाहिए। अब पाई की वैल्यू आप सभी को पता है, ठीक है, तो पाई गुना यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए उसकी दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हाट टाइप ऑफ माइलेट यूज्ड फॉर हॉलोइंग पैनल बीटिंग। जब भी यहाँ पर आपको पैनल की बीटिंग करनी है, ठीक है, उसको हॉलो करना है तो किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने मान लीजिए बड़े बड़े जो टैंक बनते हैं, ट्रैंकर बनते हैं, ठीक है, मान लो जो बॉक्स बन रहा है सीट मेटल का, ठीक है, जो आपने घरों में देखा होगा सीट मेटल के बक्से आते हैं,
तो उसको बनाते समय हमें अंदर से उसको क्या करना होता है, पीटना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, फाइनल बीटिंग या हालोइंग के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए किस मैलेट का प्रयोग किया जाता है, तो जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, हिंट मिल गया होगा। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बूशिंग मैलेट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए बूशिंग मैलेट का प्रयोग किया जाता है। फाइनल बीटिंग का अर्थ समझ में आना चाहिए कि सीटों को अंदर की टाइप से, अंदर की साइड से पीटना, उसको डिजायर्ड शेप देने के लिए। बेसिकली जो आपके सीट मेटल वर्क होता है, इसमें हम नॉर्मल मेटल के हैमर का प्रयोग नहीं करते, इसमें हम क्या करते हैं, मैलेट का प्रयोग करते हैं। मैलेट का मतलब क्या होता है, ये एक लकड़ी का हैमर होता है, ठीक है। क्या होता है, हार्ड वुड का मैलेट होता है, हार्ड वुड का हैमर होता है। अब यहाँ पर मेटल का हैमर क्यों नहीं प्रयोग किया जाता, क्योंकि मेटल के हैमर काफ़ी हैवी होते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ ज़्यादा वहाँ पर इंप्रेशन आएगी, ज़्यादा चोट लगेगी, जिससे वहाँ पर सीट आपकी डैमेज हो सकती है। कुछ एक्स्ट्रा इंप्रेशन मार्क वहाँ पर आ जाएंगे, जो कि ठीक नहीं होता है। अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होता और उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली हम हार्डवुड के लकड़ी के हैमर प्रयोग करते हैं, इसी को मैलेट कहते हैं। और इसके जो दोनों फेस होते हैं फ्लैट होते हैं। फ्लैट फेस पर अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार हम उसमें लो ब्रास की वहाँ पर स्ट्रिप लगा दिए, या रबर की लगा दिए, या प्लास्टिक की लगा दिए, तो जिसकी भी स्ट्रिप उसके फेस पर जो भी चकती लगाई जाती है, उसी के अनुसार उसका हैमर का कैटेगरी अलग अलग बदल जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द फॉल्ट इन द रिवेटिंग। यहाँ पर रिवेटिंग में कौन सा फॉल्ट दिखाया गया है, तो हमने आपको रिवेटिंग के फॉल्ट वाले में सारे जितने टाइप के फॉल्ट थे उसको हमने कवर करवा दिया है कि क्या क्या फॉल्ट है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक रिवेट हो, ये एक सीट हो गई, दूसरी सीट हो गई, होल हो गया जिसमें हमें रिवेट को डालना है। अब देख पा रहे होंगे तो एक होल इस साइड में जा रहा है और एक होल इस साइड में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी यहाँ प्लेट पर होल किए गए हैं वो क्या है, सेंटर लाइन में नहीं है, एक दूसरे के साथ जो भी होल है वो सेंटर लाइन में नहीं है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which stake is used to form an arc of a circle or beveled along one side। एक पक्ष के साथ एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी यहाँ पर पूछा जाए सर्कल बनाना है, चाप बनाना है, तो बेसिकली यहाँ पर एक आपका स्टेक होता है जिसे हम कहते हैं हाफ मून स्टेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, हाफ मून स्टेक कुछ इस शेप में होता है। ठीक है, तो उसका प्रयोग बेसिकली सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ मून स्टेक। अब स्टेक को भी हम अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से बेसिकली डिफरेंट प्रकार के स्टेक होते हैं जो कि यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उससे और क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए स्टेक का मतलब क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम एनबिल का यूज करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हम सीट मेटल में किसका प्रयोग करते हैं, स्टेक का। तो स्टेक आर द सीट मेटल वर्कर्स एनबिल। जिस प्रकार से आप फोर्जिंग शॉप में एनबिल का प्रयोग करते हैं, एनबिल पर रखकर किसी भी मेटल पे हैमरिंग की जाती है, ठीक है, उस पर बेंडिंग ट्विस्टिंग सारी प्रोसेस की जाती है, उसी प्रकार से जब हम सीट मेटल में बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेक होता है जिस पर सभी ऑपरेशन यहाँ पर किए जाते हैं। क्या क्या, जैसे सीटों की बेंडिंग हो गई, सीमिंग हो गई, फॉर्मिंग हो गई, तो ये सारे ऑपरेशन किस पे किए जाते हैं, स्टेक पर किए जाते हैं। दे एक्चुअली वर्क एज सपोर्टिंग टूल। ये किस प्रकार से काम करते हैं, तो एक सपोर्टिंग टूल के रूप में काम करते हैं और साथ ही साथ एक फॉर्मिंग टूल के रूप में भी काम करते हैं। स्टेक आर मेड इन डिफरेंट शेप एंड साइज। स्टेक डिफरेंट डिफरेंट शेप में, डिफरेंट डिफरेंट साइज में उपलब्ध होते हैं। जिस प्रकार से हमें हमारा ऑपरेशन, जिस प्रकार से वर्क रिक्वायरमेंट है, उस प्रकार से यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। चूंकि जो मशीनें होती हैं इस प्रकार से आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, रेयरली अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए स्टेक डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज में ये पाए जाते हैं, जो कि एज ए फॉर्मिंग टूल या सपोर्टिंग टूल का काम करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से स्टेक आपके बेसिकली होते हैं मेन। सबसे पहला हो गया राउंड बॉटम स्टेक। ठीक है, क्या हो गया, राउंड बॉटम स्टेक। यहाँ पर आप इसका देख पा रहे होंगे, क्या है, एक प्रकार का राउंड है। ठीक है, स्टेक क्या है, ये राउंड है, तो इसको हम राउंड बॉटम स्टेक के नाम से जानते हैं। इसका बेसिकली यूज क्या होता है, तो इट हैज ए राउंड एंड कॉनकेव हेड फेस। जैसा कि ऊपर हो गया राउंड फेस यहाँ पर दिखा गया, और एक कॉनकेव मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपका आ रहा है। इट इज यूज फॉर हालोइंग द सीट। तो जब भी सीट की हालोइंग करनी होती है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था हालोइंग मतलब वहाँ पर अंदर से पैनल बीटिंग करनी होगी, यहाँ पर आपको हालोइंग का ऑपरेशन करते हुए दिखाया गया है। अंदर से इस बूस्टिंग मैलेट के द्वारा देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस सीट के अंदर यहाँ पर क्या करनी है, चोट मारनी है। ठीक है,
तो कुछ इस प्रकार से जब हालोइंग ऑपरेशन करना होता है तो उसके लिए राउंड बॉटम स्टेक का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा व्हिच स्टेक इज यूज्ड फॉर हालोइंग द शीट मेटल, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका राउंड बॉटम स्टेक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए यहाँ पर हैचेट स्टेक की, जो दूसरा स्टेक है कौन सा है, हैचेट स्टेक है। द हैचेट स्टेक है जो शार्प स्ट्रेट एज बेबल्ड अलोंग वन साइड, तो अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर ये एज है क्या है, बहुत ही शार्प है और एक साइड में क्या है, बेबल है और काफ़ी ही स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसका जो आपका हैचेट स्टेक है, एक सिरा इसका क्या होता है, शार्प एज होता है, बेबल्ड होता है एक साइज में। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग बेसिकली जब आपको शार्प बेंड बनाने होते हैं, ठीक, या फिर जो सीट की एजेस होती हैं, एज पर सीट को फोल्ड करना होता है, क्या करने के लिए, बेसिकली बॉक्स बनाने के लिए या पैंस बनाने के लिए, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया कि किस प्रकार से इस पर आप रख के सीट को मोड़ सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का आपका हैचेट स्टेक है, ठीक है, नाम क्या है, हैचेट स्टेक। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हिच स्टेक इज यूज्ड फॉर मेकिंग शार्प बेंड, केवल यही ऑप्शन में दिया जाता है, व्हिच स्टेक इज यूज्ड फॉर मेकिंग शार्प बेंड, तीक्ष्ण कोने बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग करते हैं, तो हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं। अगला यहाँ पर बात की जाए हाफ मून स्टेक और फनल स्टेक, तो हाफ मून स्टेक का यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया है, क्लियर होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं हाफ मून स्टेक। अब इसका जो ऊपरा वाला सिरा है क्या है, ये कुछ अर्धचंद्राकार है, अर्ध गोलाई में है, इसीलिए इसको हाफ मून स्टेक के नाम से जाना जाता है। द स्टेक हैज ए शार्प हेड इन फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल के आर्क के रूप में इसका जो होता है सिरा होता है, बेबल्ड होता है एक साइड में। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यूज्ड फॉर टर्निंग अ फ्लेंज ऑन मेटल डिस्क, तो जब भी आपको मेटल के डिस्क पर कोई फ्लेंज बनाना होता है तो वहाँ पर हाफ मून स्टेक का प्रयोग किया जाता है। फिगर यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसका प्रयोग यहाँ पर फ्लेंज बनाने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट है फनल स्टेक। फनल मतलब होता है हिंदी में कीप होता है। दिस स्टेक इज यूज्ड व्हेन शेपिंग एंड सीमिंग फनल एंड टेपर्ड आर्टिकल, तो जब भी आपको कोई इस प्रकार की, ये आपको यहाँ पर बेसिकली दिखाया गया, जो ये फिगर दिखाया गया ये किसका है, तो ये फनल स्टेक का फिगर दिखाया गया, एक कीप के शेप में है। तो जब भी शीट मेटल को हमें क्या करना होता है, टेपर्ड बनाना होता है, टेपर के रूप में या फनल के रूप में उसको शेप करना होता है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है फनल स्टेक का, जैसे कि यहाँ पर आपको ऑपरेशन करता हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट है आपका बीक आयरन स्टेक। क्या है, बीक आयरन स्टेक, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दिस स्टेक हैज टू हॉर्न्स, बेसिकली इसमें क्या है, दो हॉर्न होते हैं। एक जो आपका पहला है, पहला हॉर्न जिसे हम बीक के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है, टेपर्ड है, क्या है, एक पूरा का पूरा क्या है, टेपर्ड है। और जो दूसरा वाला हॉर्न है, हॉर्न मतलब वो सरफेस जो कि आपका जहाँ पर हम रख के क्या होते हैं, करते हैं सीट मेटल को क्या करते हैं, उसकी बेंडिंग करते हैं, उस पर हैमरिंग करते हैं, सीमिंग करते हैं, तो जिस सरफेस पे उसको हम रखते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को यहाँ पर बीक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है, तो एक दिस स्टेक हैज टू हॉर्न, सॉरी हॉर्न के नाम से जाना जाता है। दिस स्टेक हैज टू हॉर्न, वन which is tapered, other is a rectangular shape anvil, तो यहाँ पर जो इसकी पहली हॉर्न है ये क्या है, एक टेपर्ड शेप में है जिसे हम बीक कहते हैं, और दूसरी जो हॉर्न है ये हमारी क्या है, फ्लैट शेप में है, एक एनविल के तरीके से यहाँ पर काम करती है। द थिक टेपर्ड हॉर्न बीक इज यूज्ड व्हेन मेकिंग स्पाउट एंड शार्प टेपर्ड आर्किल, तो जब भी आपको यहाँ पर टेपर फॉर्म में करना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, टेपर्ड वाले सिरे का प्रयोग करते हैं। और इस रेक्टेंगुलर एनविल वाले सिरे का प्रयोग कब करते हैं, तो जब भी मेटल की स्क्वायरिंग करनी है, सीमिंग करनी है या लाइट रिवेटिंग करनी है, तो उस केस में यहाँ पर इस फ्लैट वाले पोर्शन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया किस प्रकार से इसको यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रीजिंग आयरन। सो दिस स्टेक हैज टू रेक्टेंगुलर शेप्ड हॉर्न, इसमें दो रेक्टेंगुलर के होते हैं, एक में बेसिकली होता है आधा भाग यहाँ पर आपका प्लेन होता है
और जो दूसरा वाला भाग होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के यहाँ पर ग्रुप बने होते हैं। ठीक है, ग्रुप की पूरी क्या होती है, सीरीज होती है, आप कह लो स्लॉट बने होते हैं वेरियस साइज के। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है सिंकिंग के लिए। ठीक, bead on straight edge of flat sheet. This is also used when making small diameter tube with thin gauge metal। तो जब भी आपको मान लो कोई पतली चादर है धातु की, उससे क्या करना है, यहाँ पर आपको पतली पतली ट्यूब बनाना है या डिफरेंट शेप एंड साइज में उसको मोड़ना होता है राउंड शेप में, तो बेसिकली इसके लिए इस वाले पोर्शन का प्रयोग किया जाता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के स्लॉट और ग्रूव बने होते हैं। सिंकिंग के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो आशा करते हैं जो डिफरेंट टाइप के स्टेक थे ये आपको क्लियर हो गए होंगे। दो और हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। एक है आपका टिनमैन्स एनविल। टिनमैन एनविल यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है। इट इज यूज्ड फॉर प्लेनिशिंग ऑल टाइप ऑफ फ्लैट शेप वर्क। इट इज हाईली पॉलिश ऑन इट्स वर्किंग सरफेस। तो बेसिकली जब भी आपका कोई फ्लैट सरफेस है, फ्लैट वाला सीट है, तो उसको बेसिकली क्या करना है, हैमरिंग करना है। ठीक है, उसको प्लेन करना है। तो उसके लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है, टिनमैन एनविल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। कोई आपका फ्लेंज है, ठीक है, उसको क्या करें, यहाँ पर इसको पीट पीट के क्या करें, पूरा फ्लैट कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा फिनिश पॉलिश्ड होता है। लास्ट वन टिनमैन्स हॉर्स। यहाँ पर इसको हम हॉर्स स्टेक के भी नाम से जानते हैं। इस स्टेक में बेसिकली दो इंड होते हैं, एक ये वाला इंड हो गया आपका, एक ये इंड हो गया। यूजली क्रैंक डाउनवर्ड फॉर द क्लियरेंस पर्पस। देयर इज ए स्क्वायर होल फॉर द रिसेप्शन ऑफ वाइडली वेराइटी ऑफ हेड। तो बेसिकली यहाँ पर जो हॉर्स स्टेक का होता है, आपसे फिगर बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि हॉर्स स्टेक कौन सा है। आपको 2-3 एग्जाम में फिगर दे दिया जाएगा और आपको क्लियर होना चाहिए कि हॉर्स स्टेक उसमें से कौन सा है। बेसिकली इस हॉर्स के द्वारा आपको इस स्टेक के द्वारा डबल इंडेड सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। एक आपका इस साइड में हो गया और एक आपका इस साइड में हो गया। तो जब भी आमतौर पर इसका प्रयोग हम फिनिशिंग के लिए ही करते हैं, इसमें आपके स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होल कटे होते हैं। इसको थोड़ा सा टेपर में क्यों किया जाता है, तो टेपर में इसको किया जाता है क्लियरेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिखाया गया है, पूछा गया सीट मेटल में यूज होने वाले इस स्टेक का नाम क्या है। तो अभी हमने आपको डिस्कस कर लिया है सारे स्टेक के बारे में। तो ये कौन सा स्टेक है, ये है आपका राउंड बॉटम स्टेक। राउंड बॉटम स्टेक का प्रयोग कहाँ करते हैं ये भी हमने आपको अच्छे से बता दिया है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जब भी सीट को गोलाकार में मोड़ना हो, ठीक है, गोलाई में मोड़ना हो, तो इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका अगला कंसेप्ट आने वाला है, जो कि है ज्वाइंट के बारे में, कि कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं और ज्वाइंट में बेसिकली अलाउंस के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको पूछा गया है, जो ये फिगर दिया गया है कौन से ज्वाइंट का यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही सिंपल, यहाँ पर केवल ज्वाइंट का नाम पूछ लिया गया है कि ये कौन सा ज्वाइंट है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कौन सा ज्वाइंट है। तो इसे हम बोलते हैं डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट के नाम से बोला जाता है। ठीक है, एक आपका इस साइड हो गया, एक आपका इस साइड हो गया, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं एक एक ज्वाइंट के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपको जो पूछा जाता है ग्रूव्ड ज्वाइंट या फिर सीम ज्वाइंट। ठीक है, सिंपल आपका ग्रूव्ड ज्वाइंट या फिर इसी को हम सीम ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं एक आपका सिंपल सा ज्वाइंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रूव्ड ज्वाइंट या फिर सीम ज्वाइंट। अब आप इसको ध्यान रख सकते हैं जब आप हाँ, तो आप इसको याद किस प्रकार से रख सकते हैं, जैसा कि अभी आपने पिछले इसमें देखा था। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया था, यहाँ पर सी दिया गया था। इस आप अक्षर को ध्यान में रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो यहाँ पर सबसे पहला आपको दिया गया है ग्रूव्ड ज्वाइंट। तो ग्रूव्ड ज्वाइंट में ऊपर जो यहाँ पर थिकनेस आपका अलाउंस पूछा जा रहा है, किससे पूछा जा रहा है, जी से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ग्रूव्ड ज्वाइंट का हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा आ गया डब्लू दिया जा रहा है। ठीक है, डब्लू हो गया आपका पेन डाउन ज्वाइंट के लिए। नॉकअप ज्वाइंट के लिए यहाँ पर इसको किससे दर्शाते हैं, के से दर्शाते हैं। और डबल ग्रूव सीन ज्वाइंट के लिए इसको किससे दर्शाया जाता है, सी से दर्शाया जाता है।
या फिर इसका कुछ शेप ही डिफरेंट होता है डबल ग्रुव स्टीम जॉइंट का, जिसका प्रयोग बेसिकली रूफिंग और पैनलिंग वर्क के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें बेसिकली आपको क्लियरेंस पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अलाउंस किसके लिए, ग्रूव्ड जॉइंट या फिर सीम जॉइंट के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप जी की वैल्यू निकालने जाएं कि जी की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो सबसे पहले तो आपका डब्लू हो गया, ठीक है। डब्लू के बाद एक इधर टी हो गया, फिर एक आपका यहाँ पर टी हो गया, एक यहाँ पर टी हो गया। तो W प्लस 3T जो ग्रुव जॉइंट या सीम जॉइंट है इसके लिए अलाउंस कितना होता है, सॉरी W प्लस 3T। जहाँ पर W क्या मतलब क्या है, विड्थ ऑफ द सीम, जो सीम यूज कर रहे हैं उसकी चौड़ाई कितनी है, प्लस T का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ द सीट, जो भी सीट की थिकनेस है उसका 3 गुना, प्लस यहाँ पर उस सीम की विड्थ, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको अलाउंस मिल जाएगा। डायरेक्ट केवल फार्मूला पूछा जाता है फॉर ग्रुव जॉइंट या सीम जॉइंट के लिए अलाउंस इट विल बी इक्वल टू W प्लस 3T, ठीक। दूसरा यहाँ पर बात कर लिया जाए डबल ग्रुप सीम जॉइंट। अभी ये क्या था आपका, इसको आप सिंगल ग्रुप कह सकते हैं, नॉर्मल ग्रुप जॉइंट या सीम जॉइंट। अब यहाँ पर आप क्या आ गया, डबल ग्रुप सीम जॉइंट। इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, सी के द्वारा दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक W आपका इधर हो गया, एक W इधर हो गया, और इसमें भी बेसिकली क्या है, डबल डबल होती हैं चीजें, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो टोटल हो जाता है ये हो जाता है 4W प्लस 4T। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डबल ग्रुप्ड सीम जॉइंट के लिए जो अलाउंस है 4W प्लस 4T। W का मतलब क्या है, विड्थ ऑफ द फोल्डेड एज, और T का मतलब हो गया थिकनेस। तो 4 टाइम विड्थ ऑफ फोल्डेड एज प्लस 4 टाइम थिकनेस ऑफ द सीट मेटल, दैट विल बी इक्वल टू अलाउंस फॉर डबल ग्रुप सीम जॉइंट। नेक्स्ट आपका अगर पूछा जाए यहाँ पर पैन डाउन जॉइंट के लिए, पैन डाउन जॉइंट को किससे दर्शा रहे हैं, W के द्वारा P के द्वारा दर्शा रहे हैं। पैन डाउन जॉइंट को किसके द्वारा दर्शाते हैं, P के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2W प्लस 2T, ठीक। ध्यान क्या रखना है, 2W प्लस 2T, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट बात किया जाए नॉकअप जॉइंट। नॉकअप जॉइंट को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, K के द्वारा दर्शाते हैं। इसका जो फार्मूला हो जाएगा ये क्या हो जाता है, 2W प्लस 3T। तो ये आपसे बेसिकली यहाँ पर जॉइंट से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको फिगर क्लियर होना चाहिए। G है तो ये हो गया आपका ग्रुप जॉइंट, C हो गया डबल ग्रुप जॉइंट, P हो गया पैन डाउन जॉइंट हो गया, ठीक है, P में, और K में हो गया नॉकअप जॉइंट। सबसे पहले W प्लस 3T, फिर डबल ग्रुप सीम जॉइंट में 4W प्लस 4T, और पैन डाउन जॉइंट में 2W 2T, और नॉकअप जॉइंट में 2W 3T। तो इजीली आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है स्निप, व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप, स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या होती है। तो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्निप जो आपकी कैंची होती है इसके द्वारा कितनी मोटाई के सीटों को काटा जा सकता है। तो 1.2 mm थिकनेस, ठीक है, कितने की, 1.2 mm थिकनेस की मोटाई के सीटों को काट सकते हैं। SWG में बात की जाए तो लगभग आई थिंक अराउंड 20 SWG की सीटों को इसके द्वारा काटा जा सकता है। देख लेते हैं इसको अभी हम डिटेल में सीटों को कि कौन कौन सी यहाँ पर स्निप आपकी प्रयोग की जाती है। तो बेसिकली स्निप का मतलब क्या होता है, तो एक प्रकार की हैंड सीयर होती हैं, हाथ से काटने वाली कैंची होती हैं, जिसका प्रयोग किया जाता है सीटों को काटने के लिए। जो भी आपकी सॉफ्ट सीट मेटल होती है उसको काटने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग लगभग 20 SWG 20 स्टैंडर्ड वायर गेज। mm में बात की जाए तो 1.2 mm तक की सीटों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार की आती हैं स्निप, एक हो गई स्ट्रेट स्निप, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इसके कटिंग एज क्या है, पूरा स्ट्रेट में है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो गए, ये ब्लेड हो गया आपका, यहाँ पर ये दोनों हैंडल हो गए, यहाँ पर स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका पिवट हो गया, ये हो गया ओवरऑल लेंथ हो गई। अब स्ट्रेट स्निप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपको जब स्ट्रेट लाइन में कटिंग करनी होती है तो किसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेट स्निप का प्रयोग किया जाता है। बेंड स्निप का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो आपको जब इनसाइड कटिंग करनी है या कर्व लाइन में कटिंग करनी है तो किसका प्रयोग किया जाता है, आर्क के रूप में, सर्कल के रूप में कटिंग करनी है तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है आपका बेंड स्निप का। इसकी जो कटिंग एज होती है हल्की सी रेडियस में क्या होती है, बेंड होती है। तो आशा करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया सीट मेटल वर्क में ये कौन सा यहाँ पर आपको स्टेक दिखाया गया है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन में। ये कौन सा स्टेक है, तो इसको हम कहते हैं हाफ मून स्टेक। पहले वाले क्वेश्चन में हाफ मून स्टेक का यहाँ पर इसका यूज पूछा गया था कि कहाँ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कौन सा स्टेक दिखाया गया है।
और प्रयोग कहाँ किया जाता है इस प्रकार के स्टेक का? तो जो भी हाफ मून स्टेक होते हैं, बेसिकली जब हमें सीटों को अर्ध गोलाई में मोड़ना होता है तो वहां पर बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर मेटल डिस्क पर फ्लेंज बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो व्हिच रिवेटिंग टूल इज यूज्ड टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ द रिवेट। इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था कि रिवेट के हेड को अंतिम आकार देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉली का, ड्रिफ्ट का, रिवेट सेट का, या फिर रिवेट स्नैप का? किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है अंतिम आकार देने के लिए। रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं सीटों को आपस में क्लोज लाने के लिए, डॉली का प्रयोग करते हैं हेड को सपोर्ट करने के लिए, ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं होल को अलाइन करने के लिए। डिस्कस करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। 203 नंबर यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ रिवेटिंग डिफेक्ट। यहाँ पर बेसिकली रिवेटिंग का डिफेक्ट दिखाया गया, पूछा गया है कौन सा डिफेक्ट है। इसको भी हमने आपको अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लियरेंस अधिक होने की वजह से यहाँ पर हल्का सा क्या हो गया, यहाँ पर आपका सीटें हल्की सी मुड़ गई हैं। किस कारण? क्योंकि यहाँ पर अलाउंस क्या है, थोड़ा सा ज्यादा दे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मच अलाउंस ऑन द सैंक। सैंक पर हमने अलाउंस थोड़ा सा ज्यादा दे दिया है, इसीलिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोष यहाँ पर आ गया है। तो आशा करते हैं ये आपको आज की जो वीडियो थी समझ में आई होगी। थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू फीडबैक के अनुसार हमने कोशिश किया था कि कुछ अपने क्लास में इम्प्रूवमेंट लाई जाए। जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा था उससे रिलेटेड जो निम्मी में उसके कंटेंट हैं, थ्योरी हैं, उसको थोड़ा सा क्लियर किया जाए, डिस्कस किया जाए कि निम्मी में उसके रिगार्डिंग क्या थ्योरी दी गई है। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हुई होंगी, ठीक है, तो उसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा। और आपका कमेंट क्या है और आपके तरफ से यहाँ पर क्या फीडबैक है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू उसके यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ऐसे हमारे साथ, जुड़े रहिए अपने करियर को एक नई दिशा देने के लिए। हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद।